देखिए अलग अलग प्रकार के मेथड हैं। बेसिकली हमने इसको 4 ग्रुप में डिवाइड किया। मेथड ऑफ इरिगेशन, देखिए अलग अलग प्रकार के मेथड हैं। बेसिकली हमने इसको 4 ग्रुप में डिवाइड किया है। अलग अलग किताबों में आपको अलग अलग मिल जाएगा, किसी जगह 3 मिलेगा, किसी जगह 5 भी मिल जाएगा। अपन ने मेजरली इसको 4 ग्रुप में डिवाइड कर लिया है। मतलब हमारे कहने का मतलब यह है कि इरिगेशन के 4 तरह के मेथड होते हैं। इसमें से एक है आपका सरफेस, दूसरा सब सरफेस, तीसरा स्प्रिंकलर और चौथा है आपका ड्रिप। इन पर अपन ज़्यादा फोकस करेंगे। ये जो ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर इरिगेशन है, ये दोनों इरिगेशन को माइक्रो इरिगेशन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनको? माइक्रो इरिगेशन। ये दोनों ही माइक्रो इरिगेशन की कैटेगरी में आते हैं। और अगर ऑप्शन में दोनों में से कोई एक चुनना पड़े ना, तो इसको आप सबसे पहला प्रेफरेंस दोगे। फर्स्ट प्रेफरेंस आप किसको दोगे? कई बार क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लेते हैं, भाई ड्रिप इरिगेशन तो दोनों है, माइक्रो इरिगेशन तो दोनों है, स्प्रिंकलर भी माइक्रो में आता है, ड्रिप भी माइक्रो में आता है, लेकिन फिर भी अगर एक चुनना पड़े तो फिर आप किसका आंसर चुनोगे? ड्रिप इरिगेशन, क्योंकि वो और भी ज़्यादा एफिशिएंट है। ये जो सरफेस इरिगेशन है ना, ये भी अपने 2 टाइप का होता है। एक होता है अनकंट्रोल्ड फ्लड टाइप का। फ्लड मतलब होता है बाढ़, तो बाढ़ में जिस तरह से पानी आता है ना, वैसे ही यहाँ पर भी अपन पानी देते हैं। और दूसरा होता है कंट्रोल्ड फ्लड टाइप का। अनकंट्रोल्ड मतलब हमारे कंट्रोल में नहीं, हम कोई उसमें रेस्ट्रिक्शन नहीं दे रहे, बस पानी को ऐसे ही बहा दे रहे हैं। ठीक है। एक होता है कंट्रोल्ड, जिसमें हम लोग बंड वगैरह बनाकर उसको कंट्रोल करेंगे, उसके फ्लो को कंट्रोल करेंगे कि कहाँ कहाँ पर हमको पानी देना है। ये कंट्रोल्ड फ्लड होता है। ठीक है। यहाँ पर आप जो कंट्रोल्ड वाला है, इसके अंदर फिर बहुत सारे हैं। इसके अंदर आपका फरो मेथड आ जाएगा, बेसिन मेथड आ जाएगा, अलग अलग टाइप के इसके अंदर फिर और भी हैं। सब सरफेस की अगर हम बात करें तो इसमें अंडरग्राउंड पाइपलाइंस वगैरह हम लोग डालते हैं। अंडरग्राउंड जो पाइपलाइंस हैं उनकी मदद से हम यहाँ पर सब सरफेस इरिगेशन देते हैं। मतलब यहाँ पर जो इरिगेशन देते हैं वो डायरेक्ट रूट जोन में ही देते हैं अपन लोग। कहाँ पर देते हैं? डायरेक्ट रूट पर ही। रूट कहाँ होती है भैया? प्लांट की अंदर होती हैं, तो अंदर ही पाइपलाइन डाल के उनके सीधे रूट में ही पानी दो। आपको ऊपर से देखने को लगेगा कि पानी तो है ही नहीं, फील्ड में सूखी ज़मीन पड़ी है, लेकिन अंदर उसको पानी मिल रहा होगा। वहीं यहाँ पर सरफेस और अपना स्प्रिंकलर और ड्रिप इरिगेशन, इन पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में आते हैं। इनके अंदर और भी ज़्यादा लेटेस्ट मतलब टेक्नोलॉजी इनके अंदर और ज़्यादा डेवलप की जा रही है, और क्वेश्चन भी इनसे बहुत बनते हैं। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं सरफेस इरिगेशन। देखिए सरफेस इरिगेशन में क्या है, क्योंकि हमको पानी कहाँ देना है? सरफेस के ऊपर देना है, जबकि रूट्स कहाँ पर होती है? ज़मीन के नीचे। तो आपको यहाँ पर काम कौन करता है? ग्रेविटी काम करती है। आपको सिर्फ पानी देना है, बाकी का काम कौन करेगा? ग्रेविटी करेगा। ग्रेविटी उस पानी को अपने आप नीचे ले जाएगी, रूट तक पहुँचा देगी। तो आपको सिर्फ यहाँ पर पानी देना है, बाकी का पूरा काम कौन कर देगा? आपका ग्रेविटी कर देगी। इंडिया के अंदर सबसे कॉमन टाइप का जो मेथड है ना, मोस्ट कॉमन मेथड, वो सरफेस इरिगेशन ही है। इंडिया के अंदर आज भी मोस्ट ऑफ दी फार्मर जो है वो सरफेस इरिगेशन का ही यूज़ करते हैं। स्प्रिंकलर और ड्रिप इरिगेशन है, पर उतना अभी तक मतलब किसानों तक पहुंचा नहीं है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाता है। ठीक है। इसके अंदर जो इरिगेशन एफिशिएंसी वो 50 से लेकर 60% तक की है। इरिगेशन एफिशिएंसी का मतलब है कि जितना भी पानी आप दे रहे हो उसमें से कितना % पानी एक्चुअल में प्लांट के लिए यूज़ हो रहा है, उसके एवोपो ट्रांसपायरेशन के लिए, उसकी मेटाबॉलिक नीड के लिए, और बाकी की जो दूसरे वेस्टेज लॉस है उसके लिए कितना यूज़ हो रहा है। बाकी का 50 से 60% बाकी का 40 से 50% पानी क्या है? नीचे चला गया, परकुलेट कर गया, डीप परकुलेट कर गया, जो आपकी रूट जोन है वहाँ से दूर चला गया, मतलब अनअवेलेबल फॉर्म में हो गया, रन ऑफ की तरह बह गया, सीपेज कर गया, इन सब चीज़ों में लॉस हो जाता है। ठीक है। तो जो अपना 50 से 60% पानी वो एक्चुअल पानी है जो कि प्लांट ने यूज़ किया है। तो ये क्या हो गई? उसकी इरीगेशन एफिशिएंसी। तो सरफेस इरीगेशन में एफिशिएंसी क्या होती है? 50 से 60%, और ये किसी भी प्रकार की ज़मीन के लिए अवेलेबल है। सरफेस इरिगेशन आप किसी भी प्रकार की लैंड में दे सकते हो। किसी भी प्रकार से मतलब ये नहीं है कि आप कहो सर पहाड़ी में ऐसी वाला, ऐसी कोई पहाड़ी हो, आप कहोगे सर क्या यहाँ पर अपन इरिगेशन दे सकते हैं? सरफेस इरिगेशन यहाँ पर नहीं है। उतना भी ज़्यादा हाइप नहीं जाना। ऐसा नहीं है कि सेंटा क्लॉस आया और तुमने कहा कि मुझे तो पल्सर ला के दे भाई, ऐसा थोड़ी ना। सेंटा क्लॉस आया तो उससे चॉकलेट मांगो। तो वही चीज़ है, ऑल टाइप्स ऑफ लैंड का मतलब ऐसी ज़मीन नहीं कि आपने कहा ऐसी ज़मीन के अंदर हो जाएगा, कि तो नहीं हो पाएगा। थोड़ी बहुत स्लोपी ज़मीन हो, इस तरह की हो, तो उसमें आप सरफेस इरिगेशन का काम कर सकते हैं। ठीक है। अब देखो ये जो सरफेस इरिगेशन है ना, ये भी 2 टाइप का होता है। एक होता है आपका अनकंट्रोल्ड फ्लड। ये जो अनकंट्रोल्ड फ्लड है ना, बस नाम से कंफ्यूज मत होना, इसको सिंपली फ्लडेड भी कहते हैं। अगर फ्लडेड भी आ जाए ना तो कंफ्यूज मत होना। अनकंट्रोल्ड फ्लड और फ्लडेड दोनों एक ही बात है। और एक आपकी कंट्रोल्ड फ्लड है, जिसमें अपने बहुत सारे आ जाएंगे। अपना बेसिन मेथड इसके अंदर आ जाएगा। फिर बेसिन मेथड में भी 2 आ जाते हैं आपके, एक चेक बेसिन आ जाता है, एक रिंग बेसिन आ जाता है। इसके अलावा इसमें एक फरो मेथड भी आ जाता है।
ठीक है। अलग अलग मेथड इसके अंदर बहुत सारे, फरो मेथड में फिर आपका रेजिडेंट फरो मेथड आ जाता है, बॉर्डर स्ट्रिप मेथड, फिर एक बॉर्डर स्ट्रिप मेथड भी है, तमाम मेथड अभी अपन सब पढ़ेंगे। सबसे पहले देख लो अनकंट्रोल्ड फ्लडेड। अनकंट्रोल्ड में देखो इस तरह से पानी भर देते हैं पूरे फील्ड के अंदर, किसी तरह का हम कोई गाइडेंस नहीं कर रहे पानी को कि भाई पानी इस तरफ से होके ऐसे जाएगा वैसे जाएगा। आप कैसे गाइड करते हो पानी के फ्लो को, आप कैसे गाइड करोगे? मेड़ बना देते हो, बंड बना देते हो, मिट्टी के बंड बना देते हो, भाई ऐसे नालियाँ बना दी तो पानी जो बह के ऐसे चला जाएगा ऐसे चला जाएगा। हमने यहाँ पर कुछ नहीं किया, कोई बंड नहीं बनाया, बस पानी को ऐसे छोड़ दो। ये क्या होता है? अनकंट्रोल्ड, हमारे कंट्रोल में नहीं है, पानी पूरे फील्ड में बह रहा है। तो यहाँ पर क्या होता है? विदाउट एनी बंड। तो आपको आंसर क्या लगाना है? अनकंट्रोल, या सिंपली अगर आ जाए तो फ्लडेड पे भी लगा सकते हो। ठीक है। अब ये कोई इस तरह का जो इरीगेशन है वो कब दिया जाता है? एक तो आपके पास पानी बहुत ज़्यादा हो, कम पानी वाली जगहों पर तो ये पॉसिबल नहीं है, कोई बेवकूफ़ होगा जो इतना पानी दे देगा ऐसे ही। पानी आपके पास कोई कमी ना हो तब आप इसको दे दीजिए। ठीक। उसके अलावा अगर मान लो आपने लैंड लेवलिंग नहीं कर रखी है कि भाई पानी हमारे पास बहुत सारा लैंड लेवलिंग करने की जरूरत नहीं, पानी दे दो ऐसे ही, उससे भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस क्रॉप में, कोई एक आधा एग्जाम्पल है क्या ऐसी क्रॉप के लिए? तो खुद ये क्रॉप ही देख लीजिए आप, ये कौन सी क्रॉप है आपकी? राइस। सबसे इंपॉर्टेंट क्रॉप है राइस, पैडी। तो पैडी यानी कि एक वेटलैंड क्रॉप है, वाटर लॉक्ड कंडीशन इसको पसंद। तो जितनी भी वेटलैंड वाली क्रॉप है जिसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है आपका पैडी, राइस। इसके लिए अपना अनकंट्रोल्ड सरफेस फ्लडेड या फिर फ्लडेड इरिगेशन से अपन पानी इसको देते हैं। उसके बाद अपन बात करते हैं यहाँ पर सरफेस। अब सरफेस में बहुत सारे टाइप के हैं, जिसमें से एक देख लीजिए अपना बेसिन इरिगेशन मेथड। अब जो बेसिन इरिगेशन मेथड है ना, ये भी दो टाइप का होता है। एक तो आपका होता है चेक बेसिन और एक होता है आपका रिंग बेसिन। बड़ा सिंपल सा है। चेक बेसिन में क्या करना पड़ता है, जो भी हमारा फील्ड है उसको छोटे छोटे स्क्वायर में या फिर आप उसको रेक्टेंगुलर शेप में काट सकते हो। स्क्वायर में, रेक्टेंगुलर शेप में, शेप जो है वो वेरी करता है। जो हमारी स्टैंडर्ड बुक्स हैं एग्रीकल्चर के, उनके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो जो अपन साइज रखते हैं उन छोटे छोटे स्क्वायर का या रेक्टेंगल का, वो अपन 4x3 का या 6x5 के छोटे छोटे से स्क्वायर में पूरे फील्ड को बांट देते हैं। फिर उसके बाद मेन चैनल बना देते हैं। ये आपका मेन चैनल है। ठीक है। इस मेन चैनल के अंदर पानी फ्लो कर देते हैं। ठीक है। यहाँ से पाइपलाइन डाल देते हैं तो सभी में पानी जाता रहता है। समझ गए? ये क्या है आपका चेक बेसिन मेथड है। ये जो आपको दिख रहा है ये रेक्टेंगल का भी बना सकते हो और आप इसको स्क्वायर भी बना सकते हो। ये कैसा आपका रेक्टेंगल है क्योंकि दोनों की लेंथ और विड्थ क्या है, कम ज़्यादा है। ठीक है। तो रेंज है यहाँ पर 4x3 से लेकर 6x5 तक का अपन शेप इसको दे सकते हैं। ठीक है। यहाँ पर ये किस फील्ड पे काम कर सकता है? अगर स्लोपी फील्ड है, लगभग 3% के समथिंग अगर स्लोप है तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। 3% से ज़्यादा अगर स्लोप जाता है, ढलान जाती है, तो फिर आप इस मेथड का यूज़ नहीं कर सकते। यानी कि इस मेथड को आप यूज़ कर सकते हो कितना? 3% के स्लोप तक इस मेथड को आप यूज़ कर सकते हो। कौन कौन सी क्रॉप आप इसमें लगा सकते हो, कौन कौन सी क्रॉप के लिए ज़्यादा अच्छा मेथड है? तो जितनी भी क्लोज ग्रोइंग क्रॉप, मतलब पास पास में उगाई जाने वाली जो क्रॉप है उनके लिए, जैसे ग्राउंडनट हो गया, गेहूं हो गया, फिंगर मिलेट हो गया, पर्ल मिलेट हो गया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप है। सभी के एग्जांपल आप याद रखना। इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है, इसमें जमीन जो है वो बहुत ज़्यादा बर्बाद होती है। वेस्टेज ऑफ लैंड सबसे ज़्यादा इसके अंदर होता है। देखिए ये कितनी मेन चैनल बनाने में ज़मीन जाएगी, फिर ये बंड आप क्रिएट करोगे, ये बंड बनाने में आपकी ज़मीन कितनी ज़्यादा वेस्टेज हो रही है। इतने में बहुत सारे अलग दूसरे मेथड का यूज़ करके आप इस लैंड का, इस ज़मीन का यूज़ कर सकते हो अपने क्रॉप प्रोडक्शन के लिए। इसके अलावा इसका एक और डिसएडवांटेज है, इंटर कल्चरल ऑपरेशन यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। मान लो आपको बैलगाड़ी से यहाँ पर मान लो इंटर कल्चरल ऑपरेशन करना, तो बैलगाड़ी को चलाने में जो बीच बीच में जो चैनल दिक्कत देगा, ये अपनी बंड जो अपने बना रखे हैं वो दिक्कत आएंगी। तो इंटर कल्चरल जो ऑपरेशन है वो यहाँ पर थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। वहीं हम बात करें रिंग बेसिन मेथड की। रिंग बेसिन मेथड में क्या है, ये बेसिकली ऑर्चार्ड, जितने भी अपने फ्रूट ट्री होते हैं, फ्रूट प्लांट होते हैं, उनमें अपन इनका यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए ये आपका पूरा इतना बड़ा ऑर्चार्ड है। अब क्या आप क्या चाहते हो कि भाई इस ऑर्चार्ड में आप इस तरह से पानी देना चाहते हो? क्या करेंगे फालतू का? भाई यहाँ पर देखो, ये देखो पूरा एरिया जो है यहाँ पर तो कोई क्रॉप है नहीं, तो यहाँ पर हम पानी क्यों दें? अपन को पानी देना है सिर्फ अपने इस प्लांट को। ये हमारा मान लो फल है, किसी मान लो आम का पेड़ है ये, तो हमें क्या करना है, इसके चारों तरफ पानी देना है बस। तो इसके चारों तरफ बंड बना दीजिए जिससे पानी कहीं और ना जाए, और इसके अंदर पानी दे दीजिए, इरिगेशन जो है वो इसके अंदर दे दीजिए। तो ये किसको क्या बोलते हैं? रिंग बेसिन मेथड। यहाँ पर गोला आकार बनाया और यहाँ पर हमने चौकोर आकार बनाया। ये बेसिकली किस में होता है? फ्रूट ट्रीज में, ऑर्चार्ड वगैरह में। और आगे बढ़े, फिर होता है आपका बॉर्डर स्ट्रिप मेथड। अब देखो बॉर्डर स्ट्रिप मेथड में क्या होता है, स्ट्रिप्स बनाई जाती हैं, चौड़ी चौड़ी स्ट्रिप्स बनाई जाती हैं, फिर उसके बाद जगह दी जाती है अपने क्रॉप के लिए, फिर स्ट्रिप बनाई जाती है, फिर जगह दी, अल्टरनेट पैटर्न में चलता है। जैसे कि देखो ये अपनी स्ट्रिप्स बनाई, फिर अपनी क्रॉप है, फिर स्ट्रिप है, फिर क्रॉप है, फिर स्ट्रिप है, फिर क्रॉप है, फिर स्ट्रिप है, फिर क्रॉप है। तो ये जो स्ट्रिप होती है ना, इसमें दिया जाता है पानी। इस स्ट्रिप के अंदर क्या दिया जाता है? पानी। तो पानी या इस स्ट्रिप के अंदर दोगे तो पानी जो है वो यहाँ से इधर चला जाएगा, सीपेज और अपना सीपेज होकर लेटरली फ्लो करेगा। ये पानी आप देते जाओगे तो वो यहाँ से यहाँ इस तरह से पानी अपने आप जाता जाएगा।
इस तरह से पानी मिलता है। तो यहाँ पर क्या करते हैं हम, पानी जो है इरीगेशन जो है वो स्ट्रिप में देते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं अपन, स्ट्रिप मेथड बोलते हैं, बॉर्डर स्ट्रिप मेथड। अब इनके साइज की बात करें तो बहुत लंबे लंबे साइज तक रख सकते हैं। अगर अपने पास बहुत बड़ा फील्ड है तो इनकी स्ट्रिप की जो लंबाई है वो 30 से लेकर के 300 मीटर तक की रख सकते हैं लंबाई। चौड़ाई अपन 3 से लेकर 15 मीटर तक की चौड़ाई भी अपन यहाँ पर रख सकते हैं। हालांकि ये फोटो काफ़ी दूर से लिया गया ऊंचाई से, इसलिए थोड़ा ऐसा लग रहा है। इनकी जो चौड़ाई है वो बाकी में बहुत ज़्यादा है, वो अपन को देखने में ऐसा लग रहा है। लंबाई तो आप सोच लो 300 मीटर तक की लंबाई रख सकते हैं। लेकिन जो मोस्ट कॉमन लेंथ जो रखते हैं ना, वो अपन 30 से लेकर 50 मीटर तक की रखते हैं और चौड़ाई इसकी 3 से लेकर 5 मीटर तक की रखते हैं। ये मोस्ट कॉमन साइज है। उसके बाद इसमें कौन सी क्रॉप लगाई जा सकती है, तो जो क्लोज ग्रोइंग क्रॉप है। और अगर आप इस मेथड को किस में यूज़ कर सकते हो, यहाँ पर 3% तक का अगर स्लोप है, 3% तक का अगर स्लोप है तो वहां पर इस मेथड को आप यूज कर सकते हो, क्लोज ग्रोइंग क्रॉप लगा सकते हो। मिट्टी की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो मीडियम टू हैवी टेक्सचर सॉइल का आप यहाँ पर यूज कर सकते हो। इस पर एक बार क्वेश्चन आया कि कौन सी सॉइल स्ट्रिप बॉर्डर स्ट्रिप मेथड के लिए यूजफुल नहीं है, तो वो है आपकी सैंडी सॉइल। सैंडी सॉइल में आप इसका यूज ना करें, ठीक है। इसके स्लोप की अगर हम बात करें तो मोस्ट कॉमनली जो इसका स्लोप रखा जाता है वो 0.05 से लेकर 2% तक। लेकिन अगर क्लोज ग्रोइंग क्रॉप लगा रहे हैं तो आप 3% तक भी ले सकते हो। अगर क्लोज ग्रोइंग क्रॉप नहीं है, कोई दूसरी क्रॉप है, तो फिर नॉर्मली इसकी जो स्लोपी रेंज होगी, जो ढलान वाली ज़मीन होगी, उसकी रेंज क्या रहेगी, 0.05 से लेकर 2%। इससे ज़्यादा अगर ढलान हुआ तो फिर इस मेथड को आप बिल्कुल भी ना अपनाएं। लेकिन अगर क्लोज ग्रोइंग, जैसे कि मान लो गेहूँ है, ग्राउंडनट है, ये क्लोज ग्रोइंग क्रॉप है, अगर वो लगा रहे हो तो फिर आप इस मेथड को लगा सकते हो, भले ही 3% तक ढलान हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये बॉर्डर स्ट्रिप मेथड हो गया। उसके बाद अपन बात करें फरोगेशन इरिगेशन मेथड। देखो ये फरो इरिगेशन मेथड, इसमें जो मोस्ट कॉमन होता है वो रिजिड एंड फरो होता है, कूड़ नाली, हिंदी में कहते हैं कूड़ नाली। इसमें क्या होता है अपनी, ये बनती है आपकी फरो, सॉरी एक होती है रिजिड और एक होती है फरो, जो उठने वाला होता है। देखो इस तरीके का नजर आता है, ये इस तरीके का स्ट्रक्चर नजर आता है, ठीक है। यहाँ पर अपन करते हैं अपनी क्रॉप प्रोडक्शन, ठीक है। ये जो उठा हुआ वाला हिस्सा है ना, इसको कहते हैं रिजिड। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये फसल जिन्हें लगाई है वो उठे हुए हिस्से में लगाई है, ये क्या है, रिजिड है। और ये जो जमीन वाला हिस्सा है इसमें देते हैं अपन पानी, इसमें क्या देते हैं अपन, पानी। तो ये क्या है, आपकी फरो है। अब आप खुद ही दिमाग लगाइए कि ये प्लांट है तो इसकी रूट कहाँ जाएंगी, ये इसकी रूट जाएंगी। और पानी भी हमने कहाँ दिया जाए, तो यहाँ से इनको पानी बड़ी आसानी से मिल जाएगा। इसको कहते हैं रिजिड एंड फरो मेथड। बड़ा पॉपुलर मेथड ये अपना होता जा रहा है, बहुत सारी क्रॉप अपने इसमें यूज़ भी कर रहे हैं, ठीक है। तो मोस्ट कॉमन ये आपका है रो क्रॉप्स के लिए, ऐसी फसलों के लिए जो रो वाली होती हैं, जिनको अपन रो में लगाते हैं, और ऐसी वेजिटेबल्स और ट्यूबर क्रॉप्स के लिए बहुत अच्छा है। एक ट्यूबर क्रॉप भी है आपका पोटैटो, सबसे बेस्ट है। तो कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर याद कर लेना, सभी के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। सॉरगम के ऊपर, मेज के ऊपर, कॉटन, टोबैको, सोयाबीन, अभी ट्रेंड में चल रहा है सोयाबीन। सोयाबीन पर बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा है कि सोयाबीन में आप ये रिजिड एंड फरो मेथड का यूज़ करें। इसके अलावा सब्जियों में ब्रिंजल है, टोमेटो है, नेपियर है, शुगर केन है, और ये आपका पोटैटो, इस पर भी लगा लीजिए IMP। ये ट्यूबर क्रॉप में है जिसमें रिजिड एंड फरो मेथड का यूज़ करना चाहिए अपन को इरीगेशन के लिए। उसके बाद अपन बात करें कुरोगेशन। अब देखो ये कुरोगेशन और आपका फरो, सिंपल दोनों में डिफरेंस क्या है, तो दोनों एक जैसे, बस डिफरेंस ये है कि यहाँ पर जो अपन फरो बना रहे हैं, जो नाली बना रहे हैं, वो थोड़ी सी ज़्यादा गहरी है, डीप है। यहाँ पर जो फरो बनती है वो कैसी बनती है, डीप बनती है। वहीं अगर मैं इसकी बात करूँ, इस कोरोगेशन मेथड की बात करूँ, तो ये भी सेम टू सेम बिल्कुल वैसा ही है, रिजिड एंड फरो जैसे ही। बस दिक्कत यहाँ पर ये है, दिक्कत क्या, यहाँ पर एक तरह से कह सकते हैं कि ये जो है फरो बनती है वो कैसी बनती है, सैलो बनती है, ज़्यादा गहराई में नहीं जाते। यहाँ पर फरो क्या है, ज़्यादा डीप है, ज़्यादा गहरी। नाली जो बनती है वो देखो इतनी ज़्यादा गहरी है यहाँ पर, ठीक है, इस तरीके से। वहीं कोरोगेशन में क्या होता है, इस तरीके से रहता है, ये नाली जो है वो ज़्यादा गहरी नहीं बनाते, इसको कहते हैं कोरोगेशन। तो ये भी एक टाइप का फरो मेथड ही है, बस इसमें सैलो फरो रहती है, ठीक है। इसमें भी वही क्लोज ग्रोइंग क्रॉप, और सबसे अच्छा है आपका गेहूं के लिए। आज भी किसान लोग जो उगाते हैं गेहूं, वो कौन सा मेथड उगाते हैं, यही बीट वाला, सॉरी अपना ये कोरोगेशन। भैया तुम सीड ड्रिल जब इसके ऊपर चलाते हो, खेत के ऊपर सीड ड्रिल से जब बोते हो, तो नॉर्मली जो छोटी जो इस तरह की स्ट्रक्चर बन जाता है ना, हल्का फुल्का सा इस तरह का, यही तो है भैया अपना फील्ड का। जब आप सीड ड्रिल चलाते तो आपका फील्ड कैसा हो जाता है, ये हो जाता है। यही तो है क्या, कोरोगेशन। तो मोस्ट कॉमनली जो किसान यूज़ करते हैं वो ये कोरोगेशन ही है, ठीक है। यहाँ पर गेहूं और ग्राउंडनट आप इसमें लगा सकते हो। एक होता है शॉर्ट फरो, अगर आप वेजिटेबल्स लगा रहे हो तो फरो जो है वो छोटी छोटी बनाओ, 5 से 6 मीटर लंबी जो फरो बनाई जाती है इसके अंदर, और वो वेजिटेबल के लिए बहुत अच्छा होता है। अच्छा, यहाँ पर इसके अंदर एक होता है AFI, इसको बोलते हैं अल्टरनेट फरो इरीगेशन। और एक यहाँ पर हमने देखा था, इसको बोलते हैं EFI, जो फरो इरीगेशन मेथड होता है ना, इसको एक तो होता है EFI में क्या होता है, फरो मेथड मतलब एवरी फरो मेथड। EFI का मतलब क्या होता है, एवरी फरो इरीगेशन।
इसका मतलब क्या हुआ, एवरी फरो इरीगेशन, मतलब हर एक फरो में हमको पानी देना है, इसमें भी पानी देना है, इसमें भी पानी देना है, इसमें भी, यानी हर एक इरीगेशन में हमको पानी देना है। मतलब जब नॉर्मली इसको अपन फरो इरीगेशन मेथड कह सकते हैं और हर एक में दे रहे हैं, इसलिए इसको अपन एवरी फरो इरीगेशन भी कहते हैं। एक होता है आपका AFI, AFI का मतलब होता है अल्टरनेट, एक होता है अल्टरनेट फरो इरीगेशन। अगर आपके पास पानी की कमी है और आपको इस मेथड का यूज़ करना है तो फिर आप अल्टरनेट में दीजिए, हर एक फरो में पानी मत दीजिए। आप यहाँ पर क्या कीजिए, इसमें पानी दे दीजिए, इसको छोड़ दीजिए, फिर इसमें दे दीजिए, तो क्या पानी मिल जाएगा, बिल्कुल। देखो यहाँ से पानी लेटरली मूव करेगा ऐसे, तो इसको मिल जाएगा, ठीक है। आप कहोगे आप इसको कैसे मिलेगा, तो इसका इससे मिल जाएगा, ठीक है। तो पानी दोनों तरफ से मिल जाएगा। बस दिक्कत जब पानी अगर अच्छा है तो एक इसमें भी कर दो तो फिर यहाँ से और अच्छा पानी मिल जाता है, लेकिन एक से अल्टरनेट में भी काम चल जाता है। अगर आपके पास पानी की कमी है तो आप अल्टरनेट में भी यूज़ कर सकते हो, तो उसको कहते हैं AFI। पानी कितना बचा सकते हो आप AFI में, 25 से लेकर 35% तक की पानी की बचत इसके अंदर हो जाती है अगर आप AFI में जाते हो तो। उसके बाद अपन बात करें सर्ज इरिगेशन मेथड। देखिए सर्ज इरिगेशन को अपन ऑन ऑफ भी कह सकते हैं। ये बेसिकली डीप पर्कुलेशन लॉसेस को रोकने के लिए होता है कि भाई पानी ज़्यादा अंदर जा रहा है तो उसको कैसे रोका जाए, रन ऑफ बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहकर पानी कहीं और जा रहा है, उसको कैसे रोका जाए, इसको कहते हैं अपन ऑन ऑफ मेथड। ऑन ऑफ मेथड में क्या होता है, जैसे मान लो ये आपका फील्ड है, इस फील्ड को अपन ने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। यहाँ पर अपन पाइपलाइन बिछाते हैं, पाइपलाइन में ये क्या आपका मेन चैनल है, ये है आपका मेन चैनल, ठीक है। यहाँ पर लगा देते हैं अपन एक व्हील, जैसे अपन ने यहाँ पर लगा दिया व्हील, और यहीं से लगा दो अपन क्या, एक मेन चैनल जा रहा है आपका, ये मेन चैनल। अब इस मेन चैनल में पानी आएगा, इस व्हील से आप इसको कंट्रोल करोगे। पहले आधे फील्ड में पानी दोगे, पहले आधे फील्ड में एक फिक्स टाइम कर दो, जैसे कि मान लो 10 मिनट पहले इधर देना है, ठीक है, 10 मिनट इधर दे दिया, फिर इधर का बंद कर दो, फिर चैनल को उस तरफ घुमा दो, उधर घुमा दो, फिर पानी यहाँ से निकलना स्टार्ट हो जाएगा। 10 मिनट फिर आप इधर पानी दो, इस वाले फील्ड में दो, फिर इसको रोक के फिर यहाँ दो, फिर यहाँ दो, इस तरीके से ऑन ऑफ, आधे फील्ड में इधर, फिर आधे फील्ड में उधर, फिर आधे फील्ड में उधर, फिर आधे फील्ड में उधर, इस तरह से ऑन ऑफ मेथड में अपन इसको कहते हैं। तो इसको क्या कह दिया, नाम दे दिया ऑन ऑफ मेथड। मतलब यहाँ से पानी जाएगा धीरे धीरे धीरे, तो पानी अंदर ज़्यादा गहरा नहीं जाएगा, पानी पहले आराम से सॉइल उसको एब्जॉर्व करेगी, 10 मिनट तक वो आराम करेगा, फिर दोबारा से पानी मिलेगा। तो इससे क्या, पानी ज़्यादा पानी इकट्ठा दे दोगे तो रन ऑफ का खतरा है, मतलब रन ऑफ में आपका पानी लॉस हो सकता है और पानी ज़्यादा गहराई में डीप पर्कुलेशन में भी जा सकता है। यहाँ पर क्या है, अगर आप रन ऑफ को कितना पानी बचा सकते हो, 20% तक पानी आप बचा सकते हो रन ऑफ से, जो नॉर्मली लॉस होता है वो। यहाँ पर एक क्वेश्चन और आता है कि भाई जो आपने पाइपलाइन बिछाई है इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसा बन जाता है। तो देखो टी शेप का कॉन्फ़िगरेशन बन जाता है। ये देखो कैसा कॉन्फ़िगरेशन बना, ये इस तरीके का बन गया। ये कैसा आपका टी शेप का, अल्फ़ाबेट टी शेप का कॉन्फ़िगरेशन होता है। किताबों में इसको टी लिखा है, TEE, टी शेप का कॉन्फ़िगरेशन बनता है पाइपलाइन में। तो इस पर भी क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद अपन बात करें सब सरफेस। सब सरफेस में क्या होता है भाई, अंडरग्राउंड पाइपलाइन, जो भी आपकी क्रॉप है उसके नीचे अंडरग्राउंड पाइपलाइन हम लोग बिछा देते हैं और वहीं से उसको पानी मिलता रहता है। तो यहाँ पर मेन चीज़ क्या है, अंडरग्राउंड पाइपलाइन। ये काई के लिए है भाई, अब देखो पाइपलाइन अपन ने अंडरग्राउंड बिछाई है तो ऊपर से तो पानी अपन को बिल्कुल दिखेगा ही नहीं, पानी जो है उनकी रूट को मिलता रहेगा, यानी कि ऊपर अगर आएगा भी नहीं तो बस आपको मिट्टी थोड़ी सी हल्की फुल्की सी मॉइस्ट नज़र आएगी, लेकिन ऐसा लगेगा नहीं कि पानी इसको मिल चुका है। लेकिन ज़मीन में नीचे देखोगे आप तो उसके इरीगेशन उसको मिल चुका है, उसकी रूट तक पहुँच चुका है। तो यहाँ से एक लॉस कौन सा बच रहा है आपका, यहाँ पर सबसे अच्छा लॉस बच रहा है आपका एवोपोरेशन लॉस, क्योंकि पानी सरफेस पर आएगा नहीं तो एवोपोरेट होगा नहीं। तो ये जो आपका है सब सरफेस, ये किसको बचाता है, किसको रोकता है, एवोपोरेशन लॉसेस को रोकता है। ठीक, अब देखो इंडिया के अंदर तो ये बहुत कम है, इंडिया के अंदर पाइपलाइन बिछाने वाले बहुत कम है। अपने इंडिया के अंदर एक तरह से कह सकते हैं ना के बराबर। कुछ ही जगह है, जैसे केरला में कोकोनट की जो खेती कर रहे हैं उन लोगों ने लगा रखा है, गुजरात और कश्मीर में कुछ वेजिटेबल्स की खेती कर रहे हैं किसान, उन्होंने लगा रखा है, वो भी छोटे पैमाने पर, क्योंकि पाइपलाइन का खर्चा बहुत ज़्यादा होता है। ज़मीन के अंदर कितनी पाइपलाइन आप बिछाओगे, बड़ी समस्या है इसके लिए। वेस्टर्न कंट्री में ये बहुत पॉपुलर है, अपने यहाँ इतना नहीं, लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज़ में ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। इसके लिए आप ट्रेंचेस भी बना सकते हो। ट्रेंचेस कैसे बनाओगे, जैसे कि मान लो ये आपका फील्ड है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है आपको, 15 से 30 सेंटीमीटर के अंतराल पर ट्रेंचेस बनानी है, गहरी गहरी ट्रेंचेस। इस तरह के आपने गड्ढे खोद देने हैं, एक गड्ढा यहाँ खोद दिया, फिर एक गड्ढा यहाँ खोद दिया, फिर एक गड्ढा यहाँ खोद दिया, फिर एक गड्ढा यहाँ खोद दिया। इन गड्ढों में पानी दो, इन गड्ढों में आप पानी दो। ये आपकी क्रॉप लगी हुई है, तो यहाँ से आप पानी दोगे इन गड्ढों में, तो यहाँ से वो पानी कहाँ जाएगा, इधर जाएगा। ये भी क्या हो गया, एक तरह का सब सरफेस इरीगेशन हो गया। ये भी क्या हो गया, एक तरह का सब सरफेस है, ट्रेंचेस वाला मेथड। तो आप कंफ्यूज मत होना, अगर ऑप्शन में डीप ट्रेंचेस वाला आ जाए तो वो भी सब सरफेस में ही लगाना है। सब सरफेस का मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ अंडरग्राउंड पाइपलाइन से ही होगा, ट्रेंचेस मेथड को भी सब सरफेस में रखा जाता है। उसके बाद अपन बात करें स्प्रिंकलर। अब आ जाओ अपना सबसे इंपॉर्टेंट
मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये जितने भी पॉइंट्स मैंने लिखे हैं सबकी सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो, स्प्रिंकलर मेथड को आप किसी भी क्रॉप में कर सकते हो, कोई भी क्रॉप हो, हर तरह की क्रॉप में इसका यूज़ कर सकते हो, केवल चावल को छोड़कर और जूट को छोड़कर। पैडी और चावल में क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वहाँ पर पानी जो फ्लूइड कंडीशन में चाहिए, जहाँ पर बाढ़ की तरह पानी चाहिए ना, सबमर्ज कंडीशन होती है ना, वहाँ पर ये बारिश से कुछ नहीं होता। ये काय के लिए मेथड है? स्प्रिंकलर मेथड है वाटर सेव करने के लिए, पानी बचाने के लिए। और धान के खेत में आप पानी बचाओगे नहीं, वहाँ पर तो आप पानी जितना दे सकते हो उतना दो, वहाँ पर टारगेट पानी बचाना नहीं होता। जूट के खेत में पानी बचाना टारगेट नहीं होता, उनके लिए तो पानी चाहिए। पानी आपके पास नहीं है तो खेती मत करो चावल की या जूट की। तो जूट को छोड़कर और राइस को छोड़कर बाकी की सभी क्रॉप में आप स्प्रिंकलर इरिगेशन कर सकते हो। इसके अलावा कोई भी सॉइल हो, केवल हैवी क्ले सॉइल को छोड़कर, हैवी क्ले सॉइल में नहीं कर सकते आप स्प्रिंकलर से इरिगेशन। बाकी का कोई भी सॉइल हो, इवन सैंडी सॉइल क्यों ना हो, रेतीली ज़मीन क्यों ना हो, तो वहाँ पर भी आप स्प्रिंकलर इरिगेशन दे सकते हो। होता क्या है भाई, यहाँ पर पानी जो होता है वो प्रेशर से दिया जाता है। देखो इनसे पानी निकल रहा है, कितना दूर दूर तक जाता है, तो ऐसे ही तो जाएगा नहीं, यहाँ पर प्रेशर लगाना पड़ता है, ठीक है। प्रेशर अप्लाई करोगे तो पानी दूर दूर तक जाएगा। और जब पानी जो जाता है ना, वो एक बारिश के फॉर्म में जाता है, छोटी छोटी सी एक पतली सी स्प्रे बन जाती है, थिन स्प्रे के फॉर्म में जाता है, जो कि एक बारिश का लुक देता है। तो इस पर भी क्वेश्चन आ चुका है कि भाई इरिगेशन आप दे रहे हो इन फॉर्म ऑफ लुक लाइक अ रेनफॉल, जो आप पानी दे रहे हो वो बारिश की तरह दे रहे हो आप, तो उस इरिगेशन को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं स्प्रिंकलर इरिगेशन। यहाँ पर फसलों को क्या लगेगा कि बारिश हो रही है, बारिश की माहौल जैसा पानी दिया जाता है, ठीक है। इसके अलावा किसी भी तरह की कोई ज़मीन हो, चाहे वो ज़मीन ऐसी ही क्यों ना हो, इस तरीके की ज़मीन क्यों ना हो, ऐसी ज़मीन भी क्यों ना हो, बस आपको तो यहाँ पर लगाना है। पानी जो है वो ऊंचाई तक भी पहुँच जाएगा आपका, कहीं तक भी पानी इससे पहुँच सकता है। तो अनड्यूलेटिंग ज़मीन क्यों ना हो, ऊंची नीची ज़मीन क्यों ना हो, कैसी भी इरेगुलर टोपोग्राफी हो, सैंडी सॉइल हो, हर तरह की जगहों पर इसका अपन यूज़ कर सकते हैं। ये तीनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कितनी पानी की बचत इससे हो जाती है? 25 से लेकर 50% तक पानी की बचत इसमें अपन कर लेते हैं। डिस्चार्ज रेट की अगर हम बात करें कि अगर इसको आप चलाते हो, प्रेशर अगर आप कितना रखते हो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है ना इसके अंदर, यहाँ पर देखो एक छोटा सा डिवाइस लगा होता है, इसको कहते हैं स्प्रिंकलर हेड, या कह सकते हैं अपन नोजल। यही सबसे इंपॉर्टेंट होता है इसके अंदर, ठीक है। और जिस मोटर से आप पानी दे रहे हो ना, वहाँ पर प्रेशर लगाया जाता है कितना, 2.5 से लेकर के 4.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रेशर के साथ आप पानी देते हो। अगर आपने इस प्रेशर के साथ पानी दे रहे हो और 1 घंटे तक आप पानी दे रहे हो, तो कितना पानी इसमें खर्च हो जाता है? तो लगभग 1000 लीटर से ज़्यादा पानी का इसमें यूज़ हो जाता है पर हावर में, अगर इस प्रेशर के साथ पानी जा रहा है तो। इरीगेशन एफिशिएंसी देखो कितनी अच्छी है इसके अंदर, 80 से लेकर 85% तक। बाकी तो अपने सरफेस में कितनी थी, 50 से 60, यहाँ पर 80 से लेकर 85% तक इरीगेशन एफिशिएंसी है, ठीक है। यहाँ पर लेबर का कोई काम नहीं है, बहुत कम लेबर यूज़ होती है, बस आपको जाकर ये लगाने पड़ेंगे बस, और चालू कर दो, पूरा काम अपने आप हो जाएगा, लेबर की ज़रूरत ही नहीं है। लगभग 40 से लेकर 60% तक यहाँ पर लेबर की बचत हो जाती है। जितना पानी आप नॉर्मल सरफेस इरीगेशन में यूज़ कर रहे हो ना, उतने पानी से अगर आप इस मेथड का यूज़ करोगे ना, तो 40% आप ज़्यादा एरिया में पानी दे सकते हो। मतलब नॉर्मल, जैसे कि आपने नॉर्मल इरीगेशन में आप 100 लीटर पानी दे रहे हो, ठीक है, 100 लीटर में आप मान लो 1 हेक्टर में दे पा रहे हो। ड्रिप इरीगेशन से वही 100 लीटर करोगे ना, 25% ज़्यादा एरिया में पानी दे जाओगे, मतलब 40% ज़्यादा एरिया में आप पानी दे सकते हो। मतलब इस मेथड से आप सेम क्वांटिटी के पानी से 40% ज़्यादा एरिया में इरीगेशन कर सकते हो। इतना ज़्यादा अच्छा माना जाता है ये स्प्रिंकलर इरीगेशन। तो ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे। उसके बाद अपन बात करते हैं, यहाँ पर देखो ये है बड़ा अच्छा, इस पर लगाओ IMP। इसको कहते हैं शॉर्ट में लीपा, LEPA। क्या चीज़ है भाई ये लीपा? ये लीपा कह सकते हैं अपन मॉडिफिकेशन है स्प्रिंकलर का ही, मॉडिफिकेशन ऑफ स्प्रिंकलर मेथड। जो अपना स्प्रिंकलर मेथड है उसका ही मॉडिफिकेशन है। बस फ़र्क इतना है कि यहाँ पर बहुत कम प्रेशर देते हैं, बहुत ही कम प्रेशर, ठीक है, बहुत कम प्रेशर देते हैं, और उसी पर्टिकुलर प्लांट पर ही हम इरीगेशन दे देते हैं। इस तरीके का आप देख रहे हो, जो उल्टी मशीनें हो गई। अभी क्या हो रहा था, वो ऐसे लगा था, वो ऐसे पानी फेंक रहा था, अब हमने इसको ऐसे कर दिया और प्रेशर बहुत कम कर दिया। जैसे फव्वारे से पानी देते हैं ना, ठीक वैसे ही, जैसे पानी शावर से पानी गिरता है ना, ठीक वैसे ही, लो प्रेशर से, बिल्कुल लो प्रेशर से। इंडिया के अंदर तो मान के चलो कि ये कहीं हो ही नहीं सकता, नामुमकिन है। अभी कहाँ इंडिया के अंदर ये टेक्नोलॉजी कहीं देखी है आपने? कौन सा किसान इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करेगा? इतनी बड़ी मशीन चाहिए उसके लिए, इतनी बड़ी मशीन। पहली बात तो ये है कि इतने बड़े बड़े किसान, इससे भी ज़्यादा खेती इंडिया वालों के पास है, लेकिन हमारे इंडिया में समस्या ये है कि खेती जो है ना, जो ज़मीन जो है ना, वो एक जगह पर नहीं है। आपने भी देखा होगा किसी गाँव में मान लो किसी के पास 500 बीघा खेती है, 500 बीघा ज़मीन होगी, लेकिन वो एक जगह पे नहीं होगी। 10 बीघा यहाँ है, 5 बीघा वहाँ है, 4.5 बीघा उस गांव में है,
और मान लो कि 6 बीघा वो नहर के पास में, ऐसे टुकड़ा टुकड़ा में होती है। तो इस तरह का जो मेथड है वो एक बड़ी एरिया में चाहिए अपन को, कहीं के मान लो आपके पास 25-30 हेक्टेयर एक ही जगह पर है तो आप इनका यूज़ कर सकते हो। और इतनी बड़ी मशीनरी वगैरह अभी इंडिया में इतना डेवलप नहीं हो पाया है, लेकिन ये काफ़ी अच्छा है। इसको कहते हैं अपन लो एनर्जी प्रिसीशन एग्रीकल्चर। इसमें क्या अपन को प्रेशर कम लगाना है, ग्रेविटी ही सारा काम करेगी, पानी जो है वो अपने आप ही नीचे की तरफ फ्लो होगा और वेस्टेज नहीं जाएगा, पर्टिकुलर क्रॉप पर ही अपन को पानी यहाँ पर देना है। ठीक है, तो इसको याद रखना, ये किसका मॉडिफिकेशन है, स्प्रिंकलर फॉर्म का ही मॉडिफिकेशन है। अब आ जाओ अपना ड्रिप इरिगेशन मेथड। ड्रिप इरिगेशन मेथड सबसे पहली बार डेवलप किया था इजराइल ने। इसका जो पेटेंट है वो किसने ले रखा है, इजराइल ने ले रखा है। इंडिया के अंदर भी ये कहाँ से आया, इजराइल से। इंडिया के अंदर क्या पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी गया है, इजराइल से ही गया है, क्योंकि इजराइल ने ही इसका पेटेंट ले रखा है। इसमें क्या होता है, पानी को डायरेक्टली रूट जोन पर, जैसे कि ये रहा आपका क्रॉप, ये यहाँ पर इसकी रूट्स होंगी, तो यहीं पर पाइपलाइन बिछा दी हमने। उस पाइपलाइन में छोटा सा हमने एक इमीटर लगा देते, छोटे सा मतलब कह सकते हैं अपन जो नल होता है ना खोलने वाला, छोटा सा इमीटर, छोटी छोटी सी ट्यूब लगा देते हैं जिसको कहते हैं इमीटर। वहाँ से पानी गिरता है, पानी जो बूंद बूंद करके गिरता है, टपक टपक, एक एक बूंद गिरेगी, धीमे 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 धीमे, एक एक बूंद, ठीक है, रेगुलर इंटरवल वो गिरती रहेगी धीमे धीमे। तो एक एक बूंद जो गिर रही है ना, वो पर्टिकुलर उसी प्लांट के रूट को बस गीला करने का काम कर रही है, कि बस एक एक बूंद पीता रहे तो गला गीला होता रहेगा तेरा, और तू मरेगा भी नहीं और अच्छा खासा जिंदा भी रहेगा और ग्रोथ भी करता रहेगा। मतलब आसपास की जो मिट्टी है वो बेचारी सूखी बैठी है कि हमको भी 2 बूंद दे दे भाई, नहीं, पूरी की पूरी बूंद कहाँ जा रही है, जो पानी जा रहा है वो रूट की, वो प्लांट की रूट पर ही जा रहा है। मतलब आसपास की मिट्टी भी सूखी पड़ी है, पानी सिर्फ और सिर्फ किसको मिल रहा है, इसको मिल रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा एफिशिएंसी बढ़ गई इसमें इरीगेशन की, हमने पानी का बिल्कुल भी लॉस नहीं होने दिया। अब भाई हम आसपास की मिट्टी को भी पानी क्यों दें, जहाँ हमारी फसल नहीं वहाँ पानी देने का मतलब क्या है। वहाँ पर देखो, इससे एक अच्छा एडवांटेज है कि भाई आसपास की फसलों में जाएगा नहीं तो आसपास में अगर कोई खरपतवार वगैरह भी होगा वो भी जर्मिनेट नहीं करेगा, वो भी वहीं वहीं पड़ा रहेगा। यहाँ से पानी का हो रहा है, बिल्कुल उसी रूट जोन में पानी जा रहा है, ठीक है। और किस फॉर्म में जाता है, ड्रॉप के फॉर्म में जाता है, बूंद बूंद करके जाता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ट्रिकल इरीगेशन भी बोलते हैं, टप टप विधि, मतलब इसमें बूंद बूंद करके पानी जाता है, इसको इसलिए ट्रिकल इरीगेशन भी इसको कहा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर सीधी सी बात है, ये मेथड अपन कब यूज़ करेंगे, जब पानी की बहुत ही ज़्यादा कमी हो, तो वाटर स्कैसिटी कंडीशन हो, सॉल्ट प्रॉब्लम हो, मान लो पानी जो है उसके अंदर आपका सॉल्टी ज़्यादा पानी है, अब सॉल्टी पानी को आप ऐसे फ्लूडिंग करोगे तो पूरी की पूरी ज़मीन बर्बाद हो जाएगी, बेकार हो जाएगी, तो आप उस कंडीशन में भी ड्रिप इरीगेशन का यूज़ कर सकते हो। अच्छा, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है भाई, डीप पर्कुलेशन। जब बूंद बूंद करके पानी जाएगा तो क्या, कहाँ नीचे जाने वाला है वो बेचारा, भाई कि वहीं बूंद बूंद पानी से कहाँ डीप पर्कुलेशन होगा, इतना पानी ही नहीं है। डीप पर्कुलेशन तब होता है जब बहुत सारा पानी आपके पास अवेलेबल हो, तो डीप पर्कुलेशन नहीं होगा। और एवोपरेशन तो होना ही नहीं है भाई, इतने से पानी में कहाँ एवोपरेट होगा, वो ज़मीन के अंदर ही चला जाएगा, प्लांट ही उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। वाटर सेविंग यहाँ पर 50 से लेकर 70% तक हो जाती है, जबकि स्प्रिंकलर में कितनी थी, 25 से 50, यहाँ पर 50 से लेकर 70% तक वाटर सेविंग हो जाती है, पानी की बचत। इरीगेशन एफिशिएंसी देख लो आप, 90 से लेकर 95% तक इरीगेशन एफिशिएंसी है, यानी कि आप 100 लीटर पानी दे रहे हो तो 95 लीटर पानी वो क्रॉप ही यूज़ कर लेगी, केवल 5 लीटर पानी इधर उधर वेस्ट हो पाएगा। इतनी ज़्यादा इरीगेशन एफिशिएंसी। इसमें भी थोड़ा सा प्रेशर अपन को देना पड़ता है, ज़्यादा नहीं, सॉरी, डिस्चार्ज रेट जो है वो, अगर आप प्रेशर रखते हो 1.5 से 2.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का, तो इसकी जो डिस्चार्ज रेट बहुत कम है। कहाँ, स्प्रिंकलर में 1000 लीटर से ज़्यादा पानी यूज़ हो रहा था 1 घंटे में, यहाँ पर कितना यूज़ होता है, मात्र 1 से 8 लीटर पानी यूज़ होता है केवल 1 घंटे में, इतना कम पानी यहाँ पर यूज़ होता है, ठीक है। और ये सबसे ज़्यादा किसके लिए पॉसिबल है, अपनी जो वाइडली स्टेट, मतलब ऐसी क्रॉप जिनकी रोड टू रोड डिस्टेंस ज़्यादा होती है। पास पास में करोगे तो बहुत सारी समस्या आएंगी, जिनकी डिस्टेंस ज़्यादा हो, प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस ज़्यादा हो, सॉरी, रोड टू रोड डिस्टेंस उनके बीच में ज़्यादा होना, उसमें अपन ये करते हैं। और रोड टू रोड डिस्टेंस कहाँ ज़्यादा होती है, बेसिकली अपनी वेजिटेबल्स क्रॉप में ज़्यादा होती है, तो वेजिटेबल क्रॉप के लिए, ऑर्चार्ड के लिए तो बहुत बढ़िया है। और आज की डेट में जितने भी ग्रीन हाउस हैं, ऑलमोस्ट सभी ग्रीन हाउस के अंदर ये ड्रिप इरीगेशन का यूज़ हो ही रहा है, ठीक है। तो वाइडली स्पेस्ड क्रॉप, ऑर्चार्ड और ग्रीन हाउस, इनके लिए तो ये मान के चलो ग्रीन हाउस अगर बनेगा ना तो ड्रिप इरीगेशन तो उसमें लगना ही लगना है, कॉमन हो गया उनके लिए तो। अच्छा, एक सिस्टम और होता है इस ड्रिप इरीगेशन के अंदर जिसको कहते हैं फर्टिगेशन। इस तरह की एक मशीन रहती है, इसके बारे में चाहे तो अपन इसके ऊपर एक अलग से अच्छा वीडियो बना सकते हैं। फर्टिगेशन में इसमें टैंक रहते हैं, ए टैंक, बी टैंक और एक होता है एसिड टैंक। इस तरह की एक पूरी प्रोसेस होती है जो फर्टिलाइजर को मिक्स वगैरह करके उसी पानी के साथ भेज देती है। अब देखो यहाँ पर फर्टिलाइजर का कितना अच्छा एप्लीकेशन अपन दे सकते हैं, यहाँ पर बूंद बूंद करके पानी दे रहे हैं। हम ये भी तो कर सकते हैं कि इसकी के अंदर फर्टिलाइज़र घोल के दे दो, तो इस पानी के साथ फर्टिलाइज़र भी साथ में चला जाएगा और फर्टिलाइज़र की भी वेस्टेज नहीं होगी। क्योंकि वैसे क्या करते हैं अपन, फर्टिलाइज़र ब्रॉडकास्टिंग कर रहे हैं या सीड ड्रिल के साथ ही दे रहे हैं, तो ऐसे में फर्टिलाइज़र भी बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है। इसमें फर्टिलाइज़र घोल के दो, कोई न्यूट्रिएंट दे रहे हैं वो भी घोल के दे दो,
हर्बिसाइड अगर आप दे रहे हो तो हर्बिसाइड भी आप इसमें घोल के दे सकते हो, तो उनकी भी बहुत ज़्यादा एफिशिएंसी अपन बढ़ा सकते हैं और उनका यूज़ भी कम कर सकते हैं। तो वो चीज़ें भी इसके अंदर है। अगर आप फर्टिलाइज़र का यूज़ करते हो, ध्यान रखना, अगर आप फर्टिलाइज़र का यूज़ करते हो ड्रिप इरीगेशन के साथ, तो उस टेक्निक को कहते हैं फर्टिगेशन। क्या कहते हैं? फर्टिगेशन। और अगर मान लो आप हर्बिसाइड का यूज़ कर रहे हो, तो उसको कहेंगे हर्बिगेशन। बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे और सभी लोग ऑलमोस्ट सही कर देते हैं। फर्टिगेशन मतलब ड्रिप इरीगेशन के साथ, पानी के साथ आप फर्टिलाइजर भी दे रहे हो तो उसको कहेंगे क्या? फर्टिगेशन। हर्बिसाइड का यूज़ कर रहे हो ड्रिप इरीगेशन के साथ तो हर्बिगेशन। तो इसमें ये रहता है। अब यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि भाई फर्टिलाइजर, क्या सभी प्रकार के फर्टिलाइजर अपन यूज़ कर सकते हैं? तो नहीं, सभी प्रकार के फर्टिलाइजर अपन यूज़ नहीं कर सकते। कुछ चुनिंदा फर्टिलाइजर, जैसे आपको नाइट्रोजन में देना है तो नाइट्रोजन में आप यहाँ पर यूरिया का यूज़ कर सकते हो। बेसिकली उन फर्टिलाइजर का आपको यूज़ करना है जो पानी के अंदर घुल जाएँ। ऐसे फर्टिलाइजर यूज़ मत करना जो पानी के अंदर घुलते ही नहीं हो। अगर घुलेंगे नहीं तो समस्या क्या हो जाएगी? जो पाइपलाइन आपने बिछा रखना है इतनी मेहनत से, ये सब ब्लॉकेज हो जाएंगे, सब बेकार हो जाएंगे, पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी। ये छोटे छोटे इमीटर्स होते हैं ना, एक एक बूंद करके पानी गिरेगा तो सोचो कितने छोटे होते होंगे ये सारे ब्लॉक हो जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे। तो हर एक तरह के फर्टिलाइजर इसमें यूज़ नहीं कर सकते। जो वाटर सॉल्युबल है, पानी में घुलने वाले फर्टिलाइजर हैं, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं का आपको यूज़ करना है। तो आप यूरिया, नाइट्रोजन के लिए आप यूरिया का यूज़ करें। पोटास फर्टिलाइजर में भी बेसिकली आपका एक फॉस्फोरिक एसिड का यूज़ करें और MAP, मोनो अमोनियम फॉस्फेट, मोस्ट कॉमनली इनका यूज़ हो रहा है। सभी तरह के पोटास फर्टिलाइजर इसमें यूज़ नहीं होते। फॉस्फोरिक एसिड और MAP का यूज़ करें। माइक्रोन्यूट्रिएंट में आयरन, जिंक, कॉपर, मैग्नीज, बोरॉन, इनका भी आप यूज़ कर सकते हो। तो कुछ चुनिंदा फर्टिलाइजर हैं, उन्हीं का आप फर्टिगेशन में यूज़ कर सकते हो। सभी तरह के फर्टिलाइजर इसमें यूज़ नहीं होते। और बाकी का इसकी मशीनरी पर, प्रोसेस पर बनाई जाए तो एक अलग से बड़ी सेपरेट वीडियो बन सकती है, बना देंगे कभी। पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना सफिशिएंट है, बहुत है, ये आप लोगों को याद होना चाहिए। ठीक, तो ये अपना हो गया मेथड ऑफ इरीगेशन। थैंक यू।